हाथरस कांड पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। मुख्यमंत्री ने कहा, हाथरस में रची जा रही थी बड़ी साजिश, लेकिन हम किसी भी तरह की साजिश को नहीं होने देंगे। ईडी ने कहा, हाथरस कांड के जरिए जातीय दंगा फैलाने के लिए मॉरिशस से भेजे गए थे 50 करोड़ रुपए। बिहार में चुनावी हलचल तेज हुई। जेडीयू ने 115 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जारी की लिस्ट। उधर आरजेडी ने भी पहले चरण के चुनाव के लिए 42 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की। शाहीन बाग धरना मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सार्वजनिक जगहों सड़कों पर नहीं हो सकता निश्चित काल तक के लिए धरना। कोर्ट ने कहा, निर्धारित जगहों पर ही किया जाना चाहिए प्रदर्शन। पिछले साल सीएए के विरोध में शाहीन बाग में 3 महीने से ज्यादा दिनों तक हुए थे प्रदर्शन। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत। मुंबई की भायखला जेल से हुई रिहा, लेकिन रिया के भाई शौविक को नहीं मिली जमानत। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 72,000 से ऊपर मामले सामने आए। संक्रमित मरीजों की संख्या 67 लाख के ऊपर पहुंची। कोरोना से अब तक 1,04,555 लोगों की मौत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ, और आज देश की बात में हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि हाथरस कांड महज एक ऐसा नहीं कि ज्यादती का ही कांड है, बल्कि इसके जरिए पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी साजिश रची जा रही थी। आखिर मुख्यमंत्री क्या इशारा करना चाह रहे हैं, किस तरह की साजिश की बात कर रहे हैं, हम आपके सामने ये बड़ी खबर रखेंगे। इस बीच ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि हाथरस में और उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाई जाए, इसके लिए काफी बड़ी रकम मॉरिशस से ट्रांसफर की गई है। इस बात का तथ्य क्या है, इस बात का आधार क्या है, हम आपके सामने पूरी रिपोर्ट तफसील से रखेंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि इसमें कोई शक नहीं कि हाथरस के मुद्दे पर राजनीति अभी भी गर्म है और लगातार सियासत हो भी रही है। अलग अलग दल हैं, अलग अलग बातें हैं और अलग अलग कोण से इस पूरी घटना को वो देख रहे हैं। इस बीच पीड़िता के परिवार का ये कहना है कि वो गांव छोड़कर जाना चाहता है, क्योंकि आरोपियों का उस पर दबाव है। पीड़िता के परिवार पर जितने भी तरह की बातें कही जा रही हैं, उन सभी आरोपों से उन्होंने इनकार किया है। उनका ये कहना है कि उनके बेटे का किसी तरह की कोई बातचीत आरोपी से नहीं हुई है। हाथरस मामले में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या नए खुलासे हुए हैं और सरकार को इस पर क्यों बार बार सफाई देनी पड़ रही है, हम आपके सामने ये पूरी खबर रखेंगे। और इस पूरी घटना के संदर्भ में जो राजनीति पलटी है उत्तर प्रदेश की, जो नए चेहरे उभर रहे हैं, जो नई बातें उभर रही हैं, उस पर भी हमारी पूरी पकड़, पूरी रिपोर्ट आपके सामने। मुख्यमंत्री योगी उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जब वर्चुअल संवाद कर रहे थे, उस वक्त भी वो हाथरस को क्यों नहीं भूल पाए, ये भी आपके सामने होगा। उधर हाथरस मामले में एसआईटी जांच के नतीजों को जानने के लिए अब 10 दिन का और इंतजार क्यों करना पड़ेगा, हम आपके सामने ये पूरी खबर रखेंगे। इन तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको राजनीति के प्रयोगशाला बिहार लिए चलेंगे, जहां पर तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। वो जो पुराने चेहरे थे दलों के, वो सारे चेहरे अब बदल रहे हैं। वो जो पुराने बड़े नेता थे, वो अब नई चाल चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार में सब कुछ गड्ढमड सा क्यों हो गया है? आजकल सुशासन बाबू इस अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी साथ तो है, पर हाथ छोड़ने पर आमदा है। उधर ऐसे कई बड़े नेता हैं जो कभी अपने दल को नहीं छोड़ने की कस्में खाते थे। वही बड़े नेता अब अपने दल को, अपने बनाए हुए दल को छोड़कर
उन दलों में जा रहे हैं जहां उन्हें अपना तथाकथित रूप से भविष्य दिख रहा है। इस पूरे मामले में हम आपके सामने ये भी एक बड़ी खबर रखेंगे कि बिहार के तमाम समीकरणों को समझा जाए तो इस बार कौन से ऐसे वोट हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। गौरतलब है कि आमतौर पर जब भी कहीं चुनाव होता है तो वहाँ पर जो दलित वोट होते हैं, जो अल्पसंख्यकों के वोट होते हैं, उसकी गणित को समझने की पूरी कोशिश दलों द्वारा की जा रही है। लेकिन बिहार में इस वक्त फॉरवर्ड्स, उसमें भी विशेषकर राजपूतों के वोट पर बड़ा ध्यान है। कई बड़े नेता जो राजपूत हैं वो किस ओर जा रहे हैं, क्यों फॉरवर्ड जो जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा अफरा तफरी मची है बिहार में, ये भी आज आपको हम दिखाएंगे। गौरतलब है कि हम कितने भी आधुनिक हो जाएं और अभी तक, और कितने भी चुनाव के सुधार की बात कर लें, मुद्दों की बात कर लें, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जातिगत राजनीति अभी भी हावी है। बिहार, जिसको राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है, उन्हीं में से एक ऐसा राज्य है जहां पर जाति की राजनीति, जाति का समीकरण बहुत अहम हो जाता है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तो और भी ज्यादा। इसके अलावा कुछ चेहरे हैं जिन पर लोगों का विश्वास है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो चेहरे तो हैं पर उस पर लोगों का विश्वास नहीं है। वो कौन से चेहरे हैं जो विश्वसनीय हैं, वो कौन से चेहरे हैं जिन पर अभी तक विश्वास नहीं किया जा सकता, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। एनडीए कुनबे में जो एक नया दल शामिल हुआ है, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी, इस वीआईपी पार्टी से कितनी उम्मीद करनी चाहिए और बीजेपी के लिए क्या एक ये सही कदम है या फिर वो एक वोटकटवा पार्टी बनकर रह जाएगी, हम आपके सामने एक अलग तरीके का जो ये समीकरण है ये डिकोड करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि तमाम तैयारियों के हवाले से क्या है स्थिति बिहार में, और बिहार के अलावा कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो खासकर मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो वहां पर उपचुनाव हैं और वहां पे भी नज़र काफ़ी लगी हुई है सबकी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक तरह से कहा जाता है राजनीति में जानकारों के हिसाब से अंतरखाने में ये बात चलती है कि शिवराज सिंह चौहान पहली पसंद नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के, और वो एक मजबूरी का नाम है। और चूंकि शिवराज सिंह ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाकर अपने साथ ला सकते थे, इसलिए उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में इस उपचुनाव के तहत हमको ये देखना होगा कि यदि मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे नहीं होती है तो शिवराज की क्या स्थिति बन सकती है। उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार सरकार पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में उनकी कोशिश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएं और अपनी पकड़ को मजबूत बनाएं। शिवराज और ज्योतिरादित्य के बीच के इस जो समीकरण है, जो ये एक अलग तरीके का गठबंधन है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, इसकी मजबूती को आंकने की कोशिश करेंगे। इन तमाम खबरों के अलावा आज न्यायपालिका से जुड़ी खबरों में बड़ी खबर आई है, और वो बड़ी खबर ये है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। और इस फैसले के हिसाब से सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन नहीं हो सकता है, चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में क्या बात कही है, किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हमें देखना चाहिए और क्या आधार बनाया गया है इस फैसले के पीछे, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। उधर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली, हालांकि उनके भाई को नहीं मिली है। रिया को किन शर्तों पर यह जमानत दी गई है, ये भी खबर होगी आपके सामने। कोरोना की बात करेंगे, और कोरोना से अभी भी डरने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना का कहर भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। 67 लाख से ज़्यादा मामले हो चुके हैं, और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 72,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि कोरोना की स्थिति इस वक्त भारत देश में कैसी है, और इसी के बहाने हम जो स्वास्थ्य स्थिति है
इतने दिन हो गए हैं, लगभग 6 महीने हो गए इस देश में कोरोना के प्रति जागरूक हुए, उसके बावजूद स्वास्थ्य की स्थिति अभी तक कहाँ है, स्वास्थ्य की व्यवस्था की स्थिति कहाँ है, ये भी देखना होगा। और कोरोना ने बहुत कुछ हमें सिखाया है। इस सिखाने में क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अब बदल गई हैं और हमेशा के लिए अब बदल गई हैं, ये भी एक बड़ी रिपोर्ट आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा देश विदेश की तमाम खबरें होंगी। जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड देशों यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्रियों की जो दूसरी बैठक हुई है उसमें क्या कुछ अहम रहा है, इस पर भी हमारी नज़र है। और इसके अलावा चीन का नाम लिए बगैर जो एक बयान 3 देशों ने जारी किया है उसमें कौन सी बात भारत के फायदे के लिए है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को देखेंगे और एक ऐसी आवाज़ को याद करेंगे जो हमारे और आपके लिए बेहद खास है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। हालांकि कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे वो, लेकिन प्रेस की नज़र उन पर रही और जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ प्रेस से को एक अलग संदेश देना चाह रहे थे। उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में बड़ी साजिश रची जा रही थी। सीएम योगी ने विपक्ष पर आज जबरदस्त निशाना साधा और कहा कि हाथरस के मुद्दे पर राजनीति हो रही है और राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं। एक तरफ सरकार विकास के काम में लगी है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा था। उधर कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार सरकार को अस्थिर करने का और बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गरीब के शव पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद कर रहे थे। बांगरमऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद वहां चुनावी हलचल बढ़ी हुई है। 3 नवंबर को बांगरमऊ विधानसभा सीट पर चुनाव है, जबकि नतीजे 10 नवंबर को आने वाले हैं। लेकिन विधानसभा उपचुनाव तो एक बहाना रहा। उप मुख्यमंत्री का निशाना विपक्ष पर रहा है और इसके अलावा हाथरस के बारे में उन्होंने जो खुलासे किए वो बहुत हद तक हम सभी को चौंका गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो हाथरस मामले पर विपक्ष के दुष्प्रचार का मजबूती से और तर्कपूर्ण तरह से जवाब दे। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग समाज को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर हमेशा से विभाजित करते रहे हैं और वे आज भी इसी कार्य में लिप्त हैं। वे प्रदेश में विकास होते नहीं देख सकते, इसलिए नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। मौत पर राजनीति करने वाले ऐसे लोगों को पहचानना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झूठे नारों पर जाति, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग आज भी अपनी विभाजनकारी मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। विकास उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लोक कल्याण उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, शासन की योजनाएं अच्छी नहीं लग रही है। यही कारण है कि वो षड्यंत्र पर षड्यंत्र रच रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि इन सभी नमूनों की साजिश और कृत्य जनता के सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। सभी साजिशकर्ता बेनकाब होंगे। साजिश करने वालों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र के मंडल, सेक्टर और बूथ के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम मतदाताओं से गहन जनसंपर्क पर फोकस करने को कहा। उनका कहना था कि महामारी से बदले परिदृश्य में यही जीत की कुंजी है। सीएम योगी ने संपर्क के दौरान संक्रमण बचाव के उपायों पर सख्ती से पालन करने की भी सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर हम आपको ये बता दें कि हाथरस मामले में एसआईटी जांच के नतीजों को जानने के लिए अब 10 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है। आज एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन एसआईटी टीम ने जांच के लिए और 10 दिन की मोहलत ले ली है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। नए तथ्य और ज्यादा दस्तावेजी सबूतों को तलाशने के लिए एसआईटी कुछ और लोगों से पूछताछ कर रही है, जिसकी वजह से 10 दिनों का वक्त मांगा गया है। अब एसआईटी 16 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। उधर हाथरस मामले में ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है। ईडी के हिसाब से हाथरस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस कांड के बहाने
जातीय दंगा फैलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI के पास मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए आए। ईडी ने दावा किया है कि पूरी फंडिंग 100 करोड़ से अधिक रुपए की थी। पूरे मामले की तफ्तीश अब की जा रही है और यही आधार था आज मुख्यमंत्री के बातों का भी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय हिंसा को फैलाने के लिए ये सारी साजिशें रची गई हैं। हाथरस गैंगरेप केस की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT को 10 दिनों की और मोहलत दी गई है। दरअसल पूरे मामले की जांच के लिए SIT को पहले 7 दिन की मोहलत दी गई थी, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही थी। इस बीच SIT टीम ने जांच के लिए और 10 दिन की मोहलत मांगी थी, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। 10 दिन की और मोहलत मांगे जाने के सवाल पर गृह सचिव भगवान स्वरूप ने कहा कि हम अधिक दस्तावेजी सबूतों की तलाश कर रहे हैं। इस मामले में हमें कुछ और लोगों से पूछताछ भी करनी है, इसलिए हमने SIT के समय में विस्तार के लिए कहा था। अब SIT 16 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच हाथरस कांड की छानबीन करने के लिए SIT की टीम बुधवार को फिर से पीड़िता के घर पर पहुंची। परिवार को SIT जांच की मियाद बढ़ने के बारे में बताया गया। इसके बाद SIT की टीम गांव से निकल गई। उधर हाथरस कांड में फोन कॉल रिकॉर्ड से नया मोड़ आ गया है। SIT की जांच में पता चला है कि आरोपी संदीप के फोन से पीड़िता के भाई के फोन पर लगातार बातचीत हुई थी। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक दोनों फोन के बीच 104 कॉल हुई, जिसमें से 62 कॉल आरोपी संदीप के फोन पर आई, जबकि 42 कॉल पीड़िता के भाई के फोन पर आई थी। हाथरस मामले में SIT के बाद अब ईडी ने भी बड़ा खुलासा किया है। हाथरस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस कांड के बहाने जातीय दंगा फैलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के पास मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए आए थे। ईडी ने दावा किया है कि पूरी फंडिंग 100 करोड़ रुपए से अधिक की थी, लिहाजा पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। हाथरस में दंगे की साजिश रचने के आरोप में मेरठ से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। चारों का PFI संगठन से रिश्ता बताया जा रहा था। पुलिस ने इनके पास से भड़काऊ साहित्य बरामद किया था। इससे पहले यूपी पुलिस ने एक वेबसाइट के जरिए दंगों की साजिश का दावा भी किया है। हाथरस केस में जांच के बाद रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में देखना है कि SIT और ईडी की जांच में क्या ठोस सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बिहार की 115 सीटों के लिए JDU ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। JDU के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बुधवार को पटना में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने पहले चरण के चुनाव के लिए 42 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन कल यानी 8 अक्टूबर है। वैसे राष्ट्रीय जनता दल ने सूची जारी करने से पहले ही अपने कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था। पार्टी के कई उम्मीदवार नामांकन भी कर चुके हैं। पहले चरण के लिए जिन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन नहीं किया है, उन्हें कल तक पर्चा भरना पड़ेगा। इस बीच LJP उन लोगों पर नजर रखे हुए है जो BJP के बागी हैं और इसी के तहत रामेश्वर चौरसिया आज शामिल हो गए LJP में। उधर राजेंद्र सिंह जो कि BJP के उपाध्यक्ष हुआ करते थे और बड़ा चेहरा कहा जाता है उन्हें अगड़ी जातियों में, वो भी LJP का दामन थाम चुके हैं। गौरतलब है कि चिराग पासवान जो कि अभी तक नीतीश और BJP के सामने एक बौने खिलाड़ी नजर आ रहे थे, अब इन तमाम बड़े नेताओं के सहयोग से कोई कमाल कर सकते हैं या नहीं, ये जानकारों के बीच बहस का मुद्दा हो चुका है। खुद को कैसे युवा जोश और नई सोच वाले नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है, चिराग की भी यही कोशिश है। और लेकिन चिराग के पीछे उनके पिता रामविलास पासवान के का जो एक विचार है, एक जो सोच है, वो काम कर रहा है। उधर लालू यादव भी तेजस्वी यादव को लगातार सलाह दे रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि RJD में अपराधियों और बाहुबलियों को जगह नहीं मिले। लेकिन आज जबकि RJD ने अपनी लिस्ट जारी की तो ऐसा नहीं हुआ। RJD इस बार केवल इस बात पर ही अड़ी हुई है या इस बात पर ही ध्यान दे रही है कि किसी भी हाल में सीट उसके पास आए। ऐसे में पुराने ढर्रे पर ही चलकर जमकर अपराधियों और बाहुबलियों को टिकट
बांटे गए हैं। आरजेडी शायद अकेली इस वक्त पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा बाहुबलियों को टिकट मिला है और ये विपक्ष के लिए, खासकर नीतीश और बीजेपी के लिए, जेडीयू और बीजेपी के लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव अब पुराने दर्रे की राजनीति पर उतर आए हैं। 2017 में आरजेडी की बागडोर संभालने के बाद से ही तेजस्वी यादव इस कोशिश में लगे हुए थे कि आरजेडी की पुरानी छवि को बदलकर उसे नए जमाने के मुताबिक ढाला जाए। तेजस्वी अपने पिता लालू यादव की केवल मुस्लिम और यादवों की पार्टी की छवि को तोड़कर सभी वर्गों की पार्टी बनाने की रणनीति बनाई थी। साथ ही तेजस्वी ने कई मौकों पर लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में की गई गलतियों पर माफी भी मांगी है, जब बिहार में अपराधियों और बाहुबलियों का बोलबाला हुआ करता था। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में लगता है तेजस्वी ने सियासत की हकीकत को पहचान लिया है। बिहार को नई सोच, युवा जोश का नारा देने वाले तेजस्वी यादव लगता है सियासत और अपराध के गठजोड़ का सच जान लिया है। ऐसा माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव जब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि आरजेडी में अपराधियों और बाहुबलियों को जगह नहीं मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से आरजेडी अपने पुराने दर्रे पर ही चल चुकी है और जमकर अपराधियों और बाहुबलियों को टिकट बांटे जा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए टेरर ऑफ मोकामा और छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह को आरजेडी ने मोकामा विधानसभा सीट से टिकट दिया है। अनंत सिंह फिलहाल पटना की बेउर जेल में हत्या के मामले में बंद है। वहीं आरजेडी ने जेल में बंद बलात्कार के दोषी राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को नवादा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। 2015 विधानसभा चुनाव में राज बल्लभ यादव नवादा से आरजेडी विधायक बने थे। संदेश के विधायक अरुण यादव नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोप लगने के बाद से पिछले 1 साल से फरार हैं। अब इस बार आरजेडी ने उनकी पत्नी किरण देवी को संदेश विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर बाहुबली रामा सिंह की पत्नी, जेल में बंद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, तिहाड़ जेल में बंद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को भी आरजेडी टिकट दे सकती है। बाहुबली और अपराधियों को आरजेडी से टिकट देने के बाद जेडीयू ने लालू की पार्टी को निशाने पर ले लिया है और जनता दल यूनाइटेड प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, तेजस्वी अपराध और बाहुबल के खिलाफ बड़बोले दावे करते रहे हैं, लेकिन टिकट वितरण से आरजेडी ने बाहुबली और दंगाइयों से अपने गहरे संबंध को एक बार फिर कबूल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। एनडीए के कुनबे में एक नया दल शामिल हो गया है। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने महागठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है। इस पार्टी का नाम वीआईपी पार्टी भी है। इसके साथ ही बीजेपी ने अपनी सीटों में से 11 सीटें मुकेश सहनी को देने का ऐलान किया है। इसके अलावा मुकेश सहनी को विधान परिषद की एक सीट भी दी जाएगी। एनडीए में मंगलवार को हुए सीट बंटवारे में जेडीयू के खाते में 122 सीटें तो बीजेपी के हिस्से में 121 सीटें आई हैं। इनमें से जेडीयू ने अपने खाते में से हम पार्टी को 7 सीटें दी हैं। वहीं बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी को अपने खेमे से 11 सीटें दी हैं। गौरतलब है कि मुकेश सहनी का जो वोट बैंक है वो ओबीसी ज्यादा हैं और आरजेडी को इससे जबरदस्त धक्का लगा था। मुकेश सहनी पहले महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे और आरजेडी के करीब माने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने पलटी मारी और बीजेपी के पास आ गए और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी के कंधों पर चढ़कर वो इतना आगे बढ़ सकती है कि कल को यदि नीतीश कुमार का भी हाथ उसे छोड़ना पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार रह सकती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सियासत में आना और जाना लगा रहता है। बिहार में एनडीए का साथ एलजेपी ने छोड़ा तो 2 नए साथी भी मिल गए। पहले हम पार्टी और अब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने एनडीए का दामन थाम लिया है। हम माननीय मुकेश सहनी जी को अपने साथ गठबंधन का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की सीटों में से इनको देगी और हमने यह निर्णय किया कि हम इन्हें 11 सीटें देंगे और भविष्य में एक विधान परिषद की भी सीट माननीय मुकेश सहनी जी को देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से किया।
बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के साथ गठबंधन की जानकारी दी और इस दौरान बीजेपी की ओर से ऐसा ऐलान किया गया कि वो वीआईपी को अपने कोटे से 11 सीटें देगी। साथ ही भविष्य में मुकेश सहनी को विधान परिषद की सीट भी दी जाएगी। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी अति पिछड़ों के लिए काम करती आई है। मुकेश सहनी पहले भी पीएम मोदी के समर्थन में काम करते आए हैं। वहीं मुकेश सहनी महागठबंधन पर जमकर बरसे। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि वो पहले महागठबंधन के साथ गए लेकिन अनुभव अच्छा नहीं रहा। महागठबंधन का कोई ठिकाना नहीं रहता। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन ने हमें धोखा दिया, सीटों को लेकर उलझाए रखा। महागठबंधन का जब सीट अलॉटमेंट का समय आया तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारे साथ छल करने का काम किया कि सारे सहयोगी जो 4 दिन पहले गठबंधन में आए, ऐसे सहयोगी को उन्होंने घोषणा कर दिया नाम का और संख्या का, और मेरे साथ कहीं न कहीं छल किया। एक अति पिछड़ा का मल्ला का बेटा को पीठ में खंजर भोंकने का काम किया और वहीं पे हमने डिसीजन लिया जगह पे ही कि हमारे साथ गलत हो रहा है और धोखा दिया जा रहा। वहीं से हमने उनसे गठबंधन का नाता हमने तोड़ लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब देवेंद्र फडणवीस से चिराग पासवान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जो एनडीए में है वही हमारे साथ है, जो बाहर है वो हमारा हिस्सा नहीं है। ऐसे गठबंधन से कोई जाता है तो उसे एक बार समझाने की कोशिश होती है कि आप गलती कर रहे हैं। अब वो माने या न माने वो उसका फैसला है। इससे पहले मंगलवार शाम को बीजेपी और जेडीयू ने सीट बंटवारे का ऐलान किया था, जिसमें जेडीयू को 122 और बीजेपी को 121 सीट मिली है। इनमें से जेडीयू ने अपने खाते से हम पार्टी को 7 सीटें दी है, जबकि बीजेपी ने वीआईपी को 11 सीटें दी है। अब देखना है कि वीआईपी को साथ लेकर एनडीए एलजेपी से हुए नुकसान की कितनी भरपाई कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर नीतीश के तीर को निशाने से भटकाने के लिए चिराग पासवान कमल के बागियों को अपने पाले में कर रहे हैं। बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो एलजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं, जिनकी सीट गठबंधन के तहत जेडीयू के खाते में चली गई। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह एलजेपी में शामिल हो गए। राजेंद्र सिंह पुराने संघी रहे हैं, लेकिन एक झटके में उन्होंने टिकट की चाहत में पार्टी छोड़ दी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा यदि कोई संशय में है तो वो राजपूत नेता ही हैं और लगातार राजपूत नेताओं की पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा रामेश्वर चौरसिया समेत कई बीजेपी नेताओं ने एलजेपी ज्वाइन किया है। सियासी गलियारों में ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि अपने घर को उजड़ते देख भी बीजेपी खामोश क्यों है। नीतीश कुमार के साथ बैठकर बीजेपी नेताओं ने चिराग को लेकर 2 टूक बात तो जरूर की है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि वो एनडीए में हैं या नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों को इसमें कुछ सियासी खेल नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी ही शह दे रही है और वो चाहती है कि चिराग पासवान कई अच्छी संख्या में सीट लेकर आए, ताकि जब बीजेपी और नीतीश कुमार जो अभी इस वक्त एक साथ लड़ रहे हैं और जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार के शब्दों में, लेकिन बीजेपी का पाला यूं भारी रहे कि यदि चिराग पासवान के पास अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, अच्छी संख्या आ जाती है, तो वो नीतीश कुमार का दामन छोड़ के चिराग को अपने घर का चिराग बना ले। इसलिए वो चिराग को बुझने भी नहीं दे रही है और अपने ही बड़े नेताओं को जाने से बीजेपी दुखी भी नजर नहीं आ रही है। नीतीश कुमार भी बड़े खिलाड़ी हैं और वो इस खेल को समझ रहे हैं, इसलिए उनके निशाने पर चिराग पासवान हमेशा हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मुहर क्या लगी, उसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगे। सीट शेयरिंग में कई बीजेपी नेताओं की सियासी जमीन जेडीयू के हिस्से में चली गई है। ऐसे में एनडीए से अलग हो चुकी एलजेपी अब उन बीजेपी नेताओं का सहारा बनती जा रही है, जिनकी सीटें जेडीयू के कोटे में चली गई हैं। अब वो एलजेपी का दामन थामकर जेडीयू के खिलाफ चुनावी ताल ठोकने की कवायद में जुट गए हैं। बीजेपी नेता राजेंद्र एलजेपी में शामिल। पटना में बीजेपी और जेडीयू नेता मंगलवार को सीट शेयरिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस वक्त ऐलान कर रहे थे, उसी दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह एलजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। राजेंद्र सिंह ने इसीलिए पार्टी छोड़ दी है क्योंकि उनकी दिनारा सीट जेडीयू के कोटे में चली गई है। रामेश्वरम चौरसिया ने लिया एलजेपी का सिंबल। राजेंद्र सिंह ने ही नहीं बल्कि बीजेपी के एक अति पिछड़ा वर्ग के आने वाले कद्दावर नेता और पूर्व विधायक रामेश्वरम चौरसिया ने भी एलजेपी से सिंबल ले लिया है।
रामेश्वरम चौरसिया बीजेपी के टिकट पर नोखा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार 2000 से लेकर 2015 तक विधायक रह चुके हैं। बीजेपी की पूर्व एमएलए डॉक्टर उषा एलजेपी में शामिल। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने भी एलजेपी का दामन थाम लिया है। वो पटना के पालीगंज सीट से बीजेपी की विधायक रह चुकी हैं। वे बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य भी हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग में पालीगंज सीट जेडीयू के खाते में गई है, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी के 28 साल का साथ छोड़कर एलजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के कई उम्मीदवार हैं जिन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से टिकट मिला था, लेकिन इस बार जेडीयू के चलते बेटिकट हो गए हैं और वो एलजेपी के टिकट पर फिर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। हालांकि एनडीए से अलग होने का झटका एलजेपी को झेलना पड़ रहा है। एलजेपी नेता और विधायक सुनील पांडे ने चिराग पासवान का साथ इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि उनकी तरारी सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। सुनील पांडे ने अब तरारी सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। अदालत की खबरों की ओर लिए चलती हूँ। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चित काल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता है, चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह। कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए। आने जाने के अधिकार को रोका तो नहीं जा सकता। विरोध और आने जाने के अधिकार में संतुलन बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कौन सी बातें अहम रही हैं और किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, आपके सामने ये बड़ी खबर। शाहीन बाग की दादी को भले ही टाइम्स मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में शुमार किया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके प्रदर्शन के तौर तरीकों से प्रभावित नहीं है। दिल्ली में सीएए के विरोध में शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों को ब्लॉक नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेस पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएए के विरोध में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे, रास्ते को प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि विरोध जताने के लिए पब्लिक प्लेस या रास्ते को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। अधिकारियों को इस तरह के अवरोध को हटाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन तय जगहों पर ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन लोगों के अधिकारों का हनन है, कानून में इसकी इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवागमन का अधिकार अनिश्चित काल तक रोका नहीं जा सकता। शाहीन बाग में मध्यस्थता के प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन हमें कोई पछतावा नहीं है। सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन इसे समान कर्तव्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। दरअसल दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने संसद से नागरिकता संशोधन कानून पास किया था, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। इस कानून को धर्म के आधार पर बांटने वाला बताकर दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किए गए। नागरिकता कानून के विरोध में शाहीन बाग में 100 दिनों से ज्यादा वक्त तक लोग धरने पर बैठे थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण दिल्ली में धारा 144 लागू होने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया था। शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए शीर्ष अदालत में भी अपील की गई थी। धरना के कारण कई सड़कों को बंद कर दिया गया था और लोगों की आवाजाही में बड़ी दिक्कत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती को आज बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। रिया के अलावा सुशांत के हाउस स्टाफ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत मिली है। वहीं रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं। रिया मुंबई की भायखला जेल से रिहा हो गई। करीब 1 महीने तक जेल में रहने के बाद आखिरकार बुधवार को रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल ही गई। सुशांत सिंह ड्रग केस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को जमानत दे दी, लेकिन शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिवार की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
रिया चक्रवर्ती को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। रिया को पासपोर्ट जमा कराना होगा, तो वहीं रिया को मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी भी लेनी होगी। जब भी रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें हाजिर होना होगा। इससे पहले मंगलवार को सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस मामले में NDPS कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अन्य की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। पिछली बार विशेष अदालत ने रिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। 8 सितंबर को एनसीबी की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। रिया की जमानत याचिका इसलिए पहले 2 बार निचली अदालतें खारिज कर चुकी थीं। वहीं एनसीबी ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा था कि समाज को, खासकर युवाओं को कड़ा संदेश दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि वे नशीले पदार्थों का सेवन न करें। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सतीश मान शिंदे ने ये तर्क दिया कि अभिनेत्री केवल अपने प्रेमी के लिए ड्रग्स की खरीद में शामिल थी, इसलिए मामले में धारा 27A लागू नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह जमानत योग मामला है। रिया को जमानत मिलने के बाद उनके वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा रिया को बेल देने के फैसले से हम खुश हैं। सच और न्याय की जीत हुई है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग कनेक्शन की जांच की जा रही थी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को मुंबई से कई दौर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। अगर रिया चक्रवर्ती इस मामले में दोषी पाई जाती हैं, तो उन्हें करीब 10 साल की सजा भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने एम्स की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट को गलत ठहराते हुए परिवार के वकील विकास सिंह ने जांच एजेंसी के निदेशक को पत्र लिखकर नई फॉरेंसिक टीम गठित करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि एम्स की रिपोर्ट ये तो कह सकती है कि फांसी के फंदे पर लटकने से मौत हुई, लेकिन टीम ये कैसे बता सकती है कि आत्महत्या का मामला है? ये तो सीबीआई को अपनी जांच और सबूतों के आधार पर ही तय करना है। हालांकि विकास सिंह के इन आरोपों का और इस तरह की बातों का कोई तथ्य नहीं है। एम्स के रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टरों ने एक एक करके इन तमाम बातों का जवाब दे दिया है। विकास सिंह ने सीबीआई निदेशक को 3 पन्नों का एक पत्र बुधवार को लिखा और ट्विटर पर साझा किया और इसमें कहा गया है कि उन्हें मीडिया से एम्स की टीम द्वारा सीबीआई को रिपोर्ट सौंपे जाने की जानकारी मिली है, लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद फॉरेंसिक टीम के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने उन्हें रिपोर्ट की कोई प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है। अगर लीक रिपोर्ट सही है तो ये गलत, भेदभावपूर्ण और अधूरे साक्ष्यों पर आधारित माना जाएगा। विकास सिंह ने कहा कि सीबीआई को सुशांत की मौत की जांच के लिए नए सिरे से फॉरेंसिक टीम का गठन करना चाहिए। इसमें विभिन्न अस्पतालों के फॉरेंसिक विशेषज्ञों को शामिल किया जाए ताकि कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम के तरीके और मृत्यु से जुड़े अन्य तथ्यों पर प्रकाश डाला जा सके। आज हमने सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है और उनसे मांग की है कि एक नई फॉरेंसिक टीम की गठन की जाए। मेरा ये मानना है कि एम्स के पास सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी नहीं थी। उनको ये ओकेजन नहीं था कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट करे या कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग दे। उनको एक सिर्फ ओपिनियन देना था कि जो काम कूपर हॉस्पिटल ने किया वो सही है और कूपर हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है उस रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या ये कहा जा सकता है सर्टेनिटी से कि ये डेथ बाय हैंगिंग है या डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, इसमें सुसाइड का पॉसिबिलिटी है या इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर। बात कोरोना की करते हैं। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है, लेकिन साथ ही एक्टिव केस की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों की यदि बात करें तो 72,049 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 82,203 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि बीते 24 घंटों में 986 मरीजों की जान जाने की भी खबर है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा बयान दिया है और इसके हिसाब से WHO के पैमाने पर देखें तो देश में कोरोना का पीक आ चुका है। अब दूसरे लहर रोकने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है ताकि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि आंकड़ों के आधार पर अभी तक सबसे ज्यादा ऊंचाई घोषित किया गया तो लोग लापरवाह हो सकते हैं। त्योहारी सीजन में हमें और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होगी, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना है।
देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 67 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि कोरोना महामारी की चपेट में आकर भारत में अब तक 1,04,555 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि देश में रोजाना कोरोना संक्रमण के हजारों नए केस सामने आने के बाद भी एक्टिव मामलों में कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 57,44,693 कोरोना मरीज इस महामारी से जंग जीतकर ठीक हो चुके हैं। तो वहीं देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 72,049 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 986 संक्रमित लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक मौतें 8 राज्यों के 25 जिलों में हुई है। इन जिलों में देश के हुए कोरोना की कुल मौत में से 48% मौत हुई है। इनमें से 15 जिले सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। बाकी जिले कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु समेत 10 राज्य ऐसे हैं जहां 77% एक्टिव केस हैं। इनमें से भी 3 राज्य ऐसे हैं जहां 50% एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस पिछले 2 हफ्ते से लगातार कम हो रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुलासा किया कि WHO के पैमाने पर देखें तो देश में कोरोना का पीक आ चुका है। अब दूसरी लहर रोकने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। देश में 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लगातार 14 दिन एक्टिव केस बढ़ने की दर 0 से नीचे रही। WHO के मानकों के अनुसार दुनिया के सभी देशों में इसी आधार पर पीक घोषित हुआ था। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि आंकड़ों के आधार पर पीक घोषित किया तो लोग लापरवाह हो सकते हैं। त्योहारी सीजन में हमें और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना के चिकित्सकीय प्रबंधन के लिए आयुर्वेदिक औषधियों और योग आधारित एक प्रोटोकॉल जारी किया है। इसमें कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने और हल्की लक्षणों और लक्षण विहीन मामलों के इलाज के लिए अश्वगंधा और आयुष 64 जैसी औषधियां शामिल की गई हैं। प्रोटोकॉल में अधिक जोखिम वाले लोगों और रोगियों के संपर्क में आए लोगों के इलाज के लिए अश्वगंधा, गुडुचि, घनवटी और च्यवनप्राश जैसी औषधियों के उपयोग का सुझाव भी दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ खबरें ऐसी जो पूरे विश्व में आज हेडलाइंस बनी रही। जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड देशों यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई है। इस बैठक में जहां अमेरिका ने अपने सहयोगियों से चीन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है, चीन पर खूब निशाना साधा है, वहीं बाकी 3 देशों ने चीन का नाम लिए बगैर बयान जारी किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना ही ड्रैगन पर निशाना साधा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को टोक्यो में बैठक हुई और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के खिलाफ अब इन चारों देशों की गोलबंदी आने वाले दिनों में और मजबूत होगी और नई दिशा ले सकती है। चीन की बढ़ती विस्तारवाद नीति के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिसे पायने, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी शामिल हुए। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि हम नियमों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता के लिए सम्मान और विवादों के शांतिपूर्वक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना ही ड्रैगन पर निशाना साधा। बैठक का फोकस हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मुक्त और खुली व्यवस्था सुनिश्चित करने पर रहा, जहां चीन लगातार अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल की घटनाओं ने दिखाया है कि कैसे समान विचारधारा वाले देशों के लिए अनिवार्य है कि चुनौतियों का साथ मुकाबला किया जाए। बैठक में क्वाड में दूसरे देशों को शामिल करने के मुद्दे पर भी सदस्यों के बीच बातचीत हुई। साथ ही भारत, जापान, अमेरिका के बीच होने वाले नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का भी मुद्दा उठा। माना जा रहा है कि इस बारे में जल्द ही सार्वजनिक घोषणा होगी।
चारों देशों ने कहा है कि वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी रणनीति समझबूझ को बढ़ाएंगे। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कोरोना के लिए सीधे तौर पर चीन पर हमला बोला, तो बैठक के बाद ऑस्ट्रेलिया का बयान चीन को लेकर सबसे तल्ख रहा। चीन की तरफ से हाल के महीनों में कई देशों के साथ भौगोलिक कब्जे को लेकर पुराने विवादों को उठाने का जिक्र ऑस्ट्रेलिया ने किया है और कहा है कि महामारी के समय ये जरूरी है कि कोई देश पुराने लंबित मुद्दों को भड़काने की कोशिश न करे और तनाव को कम करने की कोशिश करे। ऑस्ट्रेलिया ने चीन की तरफ से साउथ चाइना सी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला नहीं मानने का मुद्दा भी उठाया। बैठक के बाद चारों देशों ने अलग अलग बयान भी जारी किए। क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के तहत चारों सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में ये फैसला किया गया और अब ये बैठक हर साल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।